तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स जो यूनिट वन में थे, जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे, वो है व्हाट इज जावा। जावा क्या होती है? अब जावा क्या है? एक जावा अब जावा जो होती है ना, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जैसे कि है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म यानी जिसपे हम कोड करते हैं। जावा एक प्लेटफॉर्म ही तो है जिसपे हम कोड करते हैं, उन्हें रन करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम जावा पे। तो क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है। तो जावा इज अ हाई लेवल, रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है एक बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्यों हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जिसे हम ह्यूमन समझते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस लिखते हैं, वो होती है सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें कंप्यूटर समझता है, यानी कि जीरोस एंड वंस। तो जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अभी बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। और सिक्योर है, तो काफी मतलब इसमें सिक्योरिटीज को लेके भी काफी सारे चीजें हैं जो जावा प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रो, जावा का होता क्या है। अब जावा क्या क्या कर सकते हैं हम जावा पे? कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं हम, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, या कंपनीज वगैरह में कुछ काम कर रहे हो तो उससे भी रिलेटेड, कंपनीज में जैसे काम करते हैं हम, तो उसके लिए हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी जावा प्रोवाइड करता है फीचर्स। मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है, जैसे वो कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड व्हाट्सएप वगैरह, अगर कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है तो हम जावा पे वो बना भी सकते हैं। तो ये हो गया जावा का ब्रीफ। अब आते हैं फीचर्स। जावा कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है? जावा ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इनमें से कुछ चार पांच याद कर लो, होता है हमारे सिलेबस के लिए। जावा जो एक सिंपल लैंग्वेज है, कोई इतना हार्ड रूल्स नहीं है जावा में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये भी पढ़ेंगे। पोर्टेबल है, पोर्टेबल बहुत बड़ा फीचर होता है जावा का। जरूरी नहीं है तुम, मैंने अगर अपने कंप्यूटर पे कुछ लिखा कोड, तो मैं इजीली किसी पे भी चला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पोर्टेबल है जावा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी पे भी तुम जावा का कोड लिख लो या कुछ भी कर लो, जैसे कि विंडोज पे लिख लो, लिनक्स पे लिख लो, या मैक ओएस पे लिख लो। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से क्या हुआ कि फर्क ही नहीं पड़ता, किसी में भी लिख लो, जावा हर जगह इजीली सपोर्ट कराई जाती है, क्योंकि जावा का खुद का कंपाइलर होता है, जो सिर्फ हमें उस सिस्टम में डाउनलोड करना होता है और वो अपने आप कोड रन कर देता है। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये सबसे बड़ा फीचर होता है जावा का। फिफ्थ सिक्योर है, वो हम बात कर चुके हैं, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायनेमिक है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हो गए जावा के। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जावा में। तीन चीजें होती हैं जावा में जिससे जावा चलती है, जिससे कि जो जावा है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है। वो तीन चीजें क्या है ये? जेडीके, जेआरई, जेवीएम। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। तब बात करते हैं सबसे, मतलब इनकी एक वो होती है हायरार्की, मतलब सबसे बड़ा होता है जेडीके, फिर आता है उसके अंदर जेआरई, फिर जेआरई के अंदर आता है जेवीएम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जेवीएम की, कि जेवीएम होता क्या है। जेवीएम बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन होती है, जैसे कि इसमें लिखा है जावा वर्चुअल मशीन होती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन का क्या मतलब है? इसकी अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नहीं दिखती कि कैसे जेवीएम वर्क करता है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ठीक है, तो एक इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जेवीएम है लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो जेवीएम क्या करता है? जेवीएम के ये कुछ टास्क होते हैं जो जेवीएम परफॉर्म करता है। जो हमने कोड करा है उसे लोड करता है, वेरीफाई करता है कोड को कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, या कुछ भी है। एग्जीक्यूट करता है उस कोड को, और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से क्या मतलब है?
वो सारे रिसोर्सेज उसे एलोकेट करता है, जो भी उसे लाइब्रेरीज चाहिए, जो भी उसे चीजें चाहिए, वो सब उसे एलोकेट करता है ताकि वो अपना कोड एग्जीक्यूट कर सके जो हमने लिखा है। फिर आता है जेआरई। जेआरई क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम, ये जैसे मैंने क्या बोला, जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। ये हमारा बॉक्स बड़ा वाला जो है वो जो है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके अंदर जेवीएम है। और ये डॉट डॉट इसलिए रिप्रेजेंट कराएगा क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, अदर फाइल्स होती है, भी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये बताई थी मैंने कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। और ये क्या करता है? ये जेवीएम को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब जो भी चीजें जेवीएम को चाहिए वो उसे देता है। और फिर जो जेवीएम, जो कोड लिखा है ना हमने, जो कोड को चीजें चाहिए वो जेवीएम देता है। और जो जेवीएम को चीजें चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए वो जेआरई देता है। तो ये होता है जेआरई का काम। The Java runtime environment is a set of software tools which are used for developing Java application. ऐसे इसमें कुछ set of softwares होते हैं जो कि Java applications डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। और लिखा है ना, it is used to provide runtime environment. It is the implementation of JVM. ठीक है। तो ये JVM को करता है। अब आता है हमारा सबसे बड़ा जो होता है JDK। अब ये बॉक्स देखो क्या था। अब ये सबसे बड़ा बॉक्स है जेडीके का। जेडीके में क्या है? जेआरई। जेआरई के अंदर क्या है? जेवीएम। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा जावा का जो कोड होता है वो कंपाइल होता है। ये जावा सी जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है जावा कंपाइल। जावा सी फाइल का नाम। तो ये क्या करता है? हमारी फाइल को कंपाइल कर देता है। और जावा, जावा और फाइल का नाम लिखते हैं जब, तो ये हमारी उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है? इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें एप्लेट्स आता है। एप्लेट्स अभी जब कोर्स में आएगा, जब पढ़ेंगे आगे। एप्लेट्स बस ये पता है, एप्लेट्स प्रोवाइड करती है और जावा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं हम। और ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। सिर्फ जेवीएम होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी जेडीके और जेआरई दोनों फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। इट कंटेन्स जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स। क्या होता है इसमें? क्या क्या होता है? जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, जावा सी, जावा कंपाइल, और रन करने के लिए जावा फाइल का नाम। तो होता है ये हमारा जेडीके जेआरई जेवीएम। अब हमारे कोर्स में एक और चीज है, इंट्रोडक्शन टू जेवीएम और उसका आर्किटेक्चर। जेवीएम का भी आर्किटेक्चर है। तो जावा वर्चुअल मशीन हमें पता चल गया है क्या करता है। ये चीजें करता है, लोड करता है, वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये हो गया हमारा जेवीएम का आर्किटेक्चर। सबसे पहले आता है क्लास लोडर। उसके अंदर मेमोरी एरिया एलोकेटेड बाय जेवीएम। अब जो भी हम ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो मतलब बेसिकली जो भी मेमोरी एलोकेशन चाहिए होता है उसके लिए ये बॉक्स है। फिर ये एग्जीक्यूशन इंजन है। ये नेटिव मेथड इंटरफेस है। फिर आता है जावा नेटिव लाइब्रेरीज। समझते हैं इन सबको क्या क्या होता है। पहला आता है क्लास लोडर। क्लास लोडर का काम क्या होता है? सबसे पहले जो क्लास हमने बनाई है उसे वो लोड करता है। जैसे कि क्लास लोडर इज अ सबसिस्टम ऑफ जेवीएम विच इज यूज्ड टू लोड क्लास फाइल्स। जो हमने जितनी भी क्लास फाइल्स बनाई है, जो भी क्लास बनाई है, उन सबको लोड करता है जेवीएम में। whenever we run the java program, it is loaded first by the class loader। जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाती है? क्लास लोडर में। अब इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए क्लास लोडर होता क्या है। इतना बहुत है, 1 to 2 लाइन्स। फिर आता है क्लास एरिया। क्लास एरिया क्या होता है? क्लास एरिया स्टोर्स पर क्लास स्ट्रक्चर सच एज रन टाइम कांस्टेंट पूल फील्ड मेथड डेटा द कोड फॉर मेथड। अब क्लास, क्लास बोल दो या मेथड एरिया बोल दो, इसमें बेसिकली क्या होता है? जितना भी हम कोड लिखते हैं, मेथड होते हैं ना जावा में, जिसमें हम कोड लिखते हैं अपना, तो जितना भी कोड हम मेथड्स में लिखते हैं वो सारा कोड कहाँ पे जाके स्टोर होता है? क्लास मेथड, क्लास एरिया में। ठीक है। फिर आती है हीप और स्टैक।
अब ये दो तरह की मेमोरी होती है जावा में। एक होती है हीप मेमोरी, एक होती है स्टैक मेमोरी। हीप मेमोरी में क्या होता है, हीप मेमोरी में जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ना क्लासेस के, जितने भी, वो सारे कहाँ पे होते हैं जाके स्टोर, हीप मेमोरी में। बस यही काम होता है हीप मेमोरी का। जितने ऑब्जेक्ट्स हम जावा में बनाते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, हीप मेमोरी में। स्टैक मेमोरी में क्या होता है, स्टैक मेमोरी में बेसिकली जितने भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो सारे कहाँ जाके स्टोर होते हैं, स्टैक मेमोरी में। तो ये हो गया हमारा हीप और स्टैक मेमोरी। जितने भी थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन होती है, जैसे हमने एक लैब लैब में फर्स्ट प्रोग्राम करा, फर्स्ट या सेकंड प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा था कि हमें रिकर्जन से देखना था, कि रिकर्जन से फीबो निकालनी थी या फैक्टोरियल निकालना था, ऐसा कुछ था। तो हमने क्या देखा था, स्टैक मेमोरी में कॉल्स लग रही थी सारी। और जब 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 एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो स्टैक मेमोरी में जितना भी डेटा होता है पहले वो बाहर आता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर एग्जीक्यूशन खत्म होता है जावा में। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अभी क्या होता है, जेवीएम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस करंटली एग्जीक्यूट होती है ना, उन सबका एड्रेस स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। जितनी भी जेवीएम में इंस्ट्रक्शन ओ हाँ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, उनका एड्रेस अपने में स्टोर करके रखता है। नेटिव मेथड स्टैक क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड्स यूज्ड इन एप्लीकेशन। बस इसमें इतना ही याद रख लेना, फिर मेरे को समझाना पड़ेगा ना नेटिव मेथड्स क्या होते हैं, नेटिव कीवर्ड क्या होता है जावा में। इतना समझ लेना कि ये जो नेटिव मेथड स्टैक है, ये जितने भी नेटिव मेथड्स बनते हैं ना जावा में, उन सबको स्टोर करके रखता है। एग्जीक्यूशन इंजन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक वर्चुअल प्रोसेसर होता है, इंटरप्रेटर होता है जो कि रीड करता है बाइट्स कोड को। क्योंकि जो जावा होती है वो क्या होता है, हमने एक क्लास बनाई, तो जावा क्या करता है, और क्लास किससे बनती है, डॉट जावा फाइल नाम एक्सटेंशन से। तो फिर ये क्या करता है, कंपाइलर डॉट क्लास फाइल बनाता है एक, जावा कंपाइलेशन करने के बाद एक डॉट क्लास फाइल बनती है जो एग्जीक्यूट होती है फिर। ऐसा नहीं है तुमने सीधा बना दी, लेट सपोज हाई डॉट जावा, तो सीधा वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, नहीं। पहले उसकी क्लास फाइल बनेगी हाई डॉट क्लास, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। तो वो ये कह रहा है जो बाइट कोड जनरेट होता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को वो रीड करता है। अब बाइट कोड दिखता कैसे वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे एक मैंने क्लास बना रखी है, ठीक है, हाई डॉट जावा नाम की, ये मैंने क्लास ओ प्रोग्राम बना रखा है। अब ये होता है बाइट कोड जो जावा जनरेट करता है, ये समझ में नहीं आता। ये सारा होता है बाइट कोड जो जावा कंपाइलेशन के बाद जनरेट करता है, ये सारा। फिर ये एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, ना कि ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये होता है बाइट कोड जावा जो जनरेट करता है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास। ठीक है। और जो जावा में नेटिव अब वही होता है, जैसे यहाँ पे नेटिव मेथड्स थे, वैसे ही नेटिव इंटरफेस भी होता है, तो उनका काम करता है ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सैंडबॉक्स मॉडल ऑफ सिक्योरिटी। सैंडबॉक्स मॉडल ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है जावा में, बेसिकली एक ये सिक्योरिटी मॉडल होता है जो जावा प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स के लिए। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जितना भी लोकल कोड हम लिखते हैं, जैसे कि जो भी कोड हम लिखते हैं उसे हम लोकल कोड कहते हैं। तो क्या होता है, वो एक ट्रस्टेड कोड होता है क्योंकि वो हम उसमें जावा के ऊपर प्लेटफॉर्म पे ही लिख रहे हैं। तो वो क्या कर सकता है, जितने भी वाइटल रिसोर्सेज होते हैं, वाइटल रिसोर्सेज मतलब फाइल सिस्टम्स वगैरह जो जावा में होती है, तो वो उसे एक्सेस कर पाता है डायरेक्टली। ठीक है। और जितना भी ऐसा कोड होता है जो हम डाउनलोड करते हैं, यानी कि जो ट्रस्टेड नहीं होता, तो क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज सैंड बॉक्स में होते हैं ना, सिर्फ वो उसे एक्सेस कर पाता है। इसको समझते हैं कि कैसे, डायग्राम से समझते हैं कैसे होता है ये बेसिकली। ये एक पूरा है, ये जेवीएम है, ये जो बॉक्स है ये जेवीएम है, ये जो अंदर छोटा बॉक्स बना रहा हूँ ये सैंड बॉक्स है, ऐसे लिख देता हूँ सैंड बॉक्स है। और मान लो यहाँ पे हमारे पड़े हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है।
तो जितना भी हम लोकल कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है इस एरिया को, ये जितना भी है ये सारा। और ये नीचे के वाइटल रिसोर्स वो, हाँ वाइटल रिसोर्सेज को, ठीक है, जितना भी हमारा लोकल कोड होता है। अब एक होता है एप्लेट। एप्लेट कौन से कोड होते हैं जो हम डाउनलोड करते हैं आगे। बहुत जावा में बहुत चीजें होती हैं, ऐसे भी कोड्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ते हैं कुछ फंक्शनैलिटीज के लिए। तो वो क्या होता है, अब वो ट्रस्टेड तो है नहीं कि कहाँ से उनका उनका ट्रस्टेड सोर्स तो है नहीं, तो वो जितने भी सैंडबॉक्स फंक्शनैलिटीज फीचर्स या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है सिर्फ वो उतना ही एक्सेस कर पाते हैं, ये सब नहीं कर पाते वो। ये सब नहीं एक्सेस कर पाएगा, जो हमारा डाउनलोडेड कोड होता है वो ये एरिया नहीं कर पाएगा, ना ही ये वाइटल रिसोर्सेज कर पाएगा। ठीक है, जितना सैंडबॉक्स प्रोवाइड करता है सिर्फ उतना ही वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये होता है सैंडबॉक्स मॉडल ऑफ सिक्योरिटी जावा में। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जावा में, हमें ऑलरेडी पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम काफी जगहों पे कितने तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड सो ऑन। अब ऐसे ही जावा में ऑपरेटर्स होते हैं। पहला आता है यूनिरी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। ये जो साइन होते हैं ना, ये प्लस प्लस डबल प्लस, ये किस लिए होते हैं, इंक्रीमेंट में। जैसे तुमने फॉर लूप में देखा होगा, क्या लिखते हैं हम, इंट आई इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे एरे को ट्रेवर्स करना है, आई इज लेस देन एरे की लेंथ, आई प्लस प्लस, यानी कि आई प्लस प्लस होता रहेगा जब तक आई छोटा है एरे की लेंथ से। तो ये होता है इंक्रीमेंट के लिए। अगर हमें आई को माइनस करना है तो आई माइनस माइनस, ये होता है डिक्रीमेंट के लिए। प्रीफिक्स में क्या हो जाता है, प्लस प्लस पहले आ जाता है, माइनस माइनस बाद में चल, माइनस माइनस भी पहले आ जाता है। तो हो गया हमारा पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, ये ऑपरेटर। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें क्या आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस, माइनस। ठीक है, ये हो गए हमारे अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक्स के लिए होता है, प्लस माइनस डिवाइड वही सब। शिफ्ट्स की जरूरत नहीं है अभी। फिर आते हैं रिलेशनल। रिलेशनल क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए या इक्वालिटी को चेक करने के लिए। कंपैरिजन जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये सारे जितने भी होते हैं, लेस देन के, ये ग्रेटर देन का, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे किस्म आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में। एक होता है इक्वालिटी, चेक करने के लिए कि ए इज इक्वल्स टू बी है या नहीं। ए इक्वल्स टू, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डबल इक्वल्स टू साइन। अगर हमें चेक करना है ए इक्वल नहीं है बी के, तो हम क्या करेंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये हो गया रिलेशनल, जिसमें हम या तो कंपैरिजन करते हैं या इक्वालिटी को चेक करते हैं। अब ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ये पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, आएंगे या नहीं आएंगे। बिटवाइज बेसिकली बिट्स पे होते हैं। जैसे हम बाइनरी बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं ना, प्लस माइनस, तो वो इसके लिए होते हैं एंड, और, इंक्लूसिव और। तो ये हो गए हमारे बिटवाइज के ऑपरेटर। लॉजिकल। अब लॉजिकल, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ठीक है, तो लॉजिकल से क्या मतलब हो गया, मतलब लॉजिक चेक करना बेसिकली। अब जैसे हम एंड का इसमें एग्जांपल देखते हैं। ये राइट शिफ्ट वाले आ गए हैं। हाँ, जैसे ये रहा लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड का एग्जांपल क्या है, इसने तीन वेरिएबल्स दिए, 10, 5, 20, और प्रिंट कर रहा है ये ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी। अब क्या होगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू देगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये फॉल्स दे देगा। देखते हैं, क्या ए लेस देन है बी के, ए है 10, बी है 5, नहीं, फॉल्स हो गया, यही फॉल्स हो गया। ये चेक ही नहीं करेगा इसे, ए लेस देन सी को, इसमें दिखा रखा है कि ये ट्रू है, लेकिन अगर कोई भी स्टेटमेंट पहले ही फॉल्स हो जाए तो वो आगे की चेक ही नहीं करता।
ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाती ए लेस देन बी, तो फिर ये चेक करता ए लेस देन सी है या नहीं। अब यहीं पे ए लेस देन बी में फॉल्स हो गया, ये आगे चेक ही नहीं करेगा। तो ये समझ रहे हो, मतलब ये चेक कर रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया आउटपुट में, और नीचे भी यही था। ठीक, ये हमारा वो वाला हो गया जो बिटवाइज ऑपरेटर है। हाँ, अब इसमें ये एक और था, इसमें था एक और, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल एंड तो हो गया, ये रहा लॉजिकल और। लॉजिकल और ये रहा इसका एग्जांपल। लॉजिकल और क्या चेक करता है, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाता है वो ट्रू दे देगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या ए ग्रेटर देन है 5 के, हाँ। क्या ए लेस देन है सी के। अब इसने क्या करा कि यहीं पे इसे ट्रू मिल गया, तो पहले ही ट्रू मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो डबल एंड में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ट्रू के लिए, एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स दे देगा। और में क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए, या दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए वो ट्रू दे देगा। फिर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे हो गया, इक्वल्स टू, जैसे इसमें ये दे रखा है असाइनमेंट इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, यानी कि असाइन कर रहे हैं हम एक्स की वैल्यू 10। फिर आता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये सारे होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये अब सारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स हम किसे कहते हैं, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है जावा में, तो उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, कि हम इसे यूज नहीं कर सकते किसी और चीज के लिए। तो ये कुछ होते हैं, ये सारे नहीं करने, थोड़े थोड़े बहुत ही कर लेंगे। तो एस जावा कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व्ड है ऑलरेडी, जैसे कि नोन पढ़ते हैं हम कौन कौन से होते हैं, कैर करेक्टर के लिए, क्लास, जावा में क्लास बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लास, जावा का वो क्लास का नाम। ठीक है, और बूलियन, बूलियन तो पता ही है, ट्रू या फॉल्स। और डबल, एक्सटेंड्स, इनहेरिटेंस में पढ़ा था हमने, एक्सटेंड्स वर्ड। फाइनल, ये भी पढ़ चुके हैं हम। फाइनली, ये भी पढ़ चुके हैं। फ्लोट, मतलब जितने भी ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं कीवर्ड जावा में, उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। इंट, लॉन्ग, तुम्हारे सारे इफ एल्स, पैकेज, प्राइवेट, पब्लिक। ठीक है, इन दोनों, इनमें से कुछ याद कर लेना, बहुत है। तो अब हो गए कीवर्ड्स भी खत्म। अब आते हैं कंट्रोल, क्या था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना, डिसीजन मेकिंग, हाँ, डिसीजन मेकिंग है, तो यानी कि ये लूप्स भी है। ठीक है, तो आते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, decide which statement to execute and when. Decision making evaluates the Boolean expression and control the program flow depending upon the result of the condition provided. ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है, कि वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे कंडीशंस क्या है। कंडीशंस के ऊपर तुम्हारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो डिपेंड करता है। ऐसी स्टेटमेंट्स जो डिसाइड करती हैं प्रोग्राम का फ्लो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे, उन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ये सबसे कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं हम, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, इफ मतलब अगर ये कंडीशन जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दे रखा है इंट एक्स 10, वाई दे रखा है 12। अगर x प्लस वाई, अगर हम x और y को प्लस करें, अगर वो ग्रेटर आ रहा है 20 से, तो लिख दो, प्रिंट कर दो, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो चेक करते हैं कितना आता है, 20, 32, नहीं 22। तो 22 इज ग्रेटर देन 20, तो वो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। ये हो गई इफ स्टेटमेंट, सिर्फ इफ। अब इफ के साथ एक और चीज लगती है, वो होती है एल्स। इफ हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्स
एल्स में लिख देते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन 20 नहीं हुआ तो ये प्रिंट कर देना। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, कुछ कंडीशंस पे हमारे प्रोग्राम का फ्लो डिपेंड कर रहा है। अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स वाली कर देना। अब एल्स को समझते हैं। क्या लिखा है, एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो वो ये स्टेटमेंट वन प्रिंट कर देगा। एल्स एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जीक्यूट कर देना एल्स पार्ट को। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। int x is equals to 10, y is equals to 12, x plus y is less than 10। कह रहा है अगर x plus y लेस देन है 10 के तो प्रिंट कर दो ये, वरना प्रिंट कर देना ये। तो अब इसका 22 आया था हमारा, क्या लेस देन है 10 के? नहीं, फॉल्स हो गया। इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई तो अब ये प्रिंट नहीं करेगा, नहीं होगा। अब क्या होगा, एल्स पार्ट। क्यों? क्योंकि हमने कहा था अगर ये ट्रू होती है तो ये कर देना, वरना ये कर देना। तो इसने क्या प्रिंट कर दी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। अब ऐसे ही इसके अंदर हम और कंडीशन बढ़ाते जाते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स में सेम बात है ना, तो हम पढ़ के आ चुके हैं। और एक और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आती है, स्विच स्टेटमेंट। स्विच में क्या होता है, जैसे कि इफ में क्या था हमारा, इफ लिखा था हमने, कंडीशन लिखी थी, अगर वो ट्रू है तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो। अब स्विच में क्या होता है, केसेस बनते हैं। इफ में क्या लिखना पड़ता है, हमें बार बार लिखना पड़ता है, इफ ये, इफ ये, इफ ये। तो स्विच में क्या करता है, वो एक स्विच दे